इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक परिवार इतना निर्दय हो सकता है कि वो आयरलैंड के पूरे लोगों को बेरहमी से मार देते हैं और इसके बावजूद अच्छा होने का नाटक करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्वीडन से होती है, जहां एक ब्रिटिश परिवार छुट्टियों के लिए स्वाल्टा नाम के एक आइलैंड पर जा रहा है। परिवार में माता पिता रिचर्ड और सुजैन स्मिथ, बेटी जेसी और बेटा सैम होता है। सफर के दौरान सुजैन बताती है कि 1824 में स्वाल्टा के लोग एक जानलेवा बीमारी के डर से खुद को आइलैंड पर ही बंद कर चुके थे। इसकी वजह से बहुत बड़ा अकाल पड़ा और लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाने लगे। जब सब कुछ ठीक हो गया, तब भी आइलैंड की इस काली कहानी से एक अनोखी परंपरा शुरू हुई। हर 10 साल में कारंटन नाम का एक 8 घंटे का त्योहार मनाया जाने लगा, जिसमें नाटक करके अपने पूर्वजों के बलिदान को याद किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि रास्ते में परिवार एक कैफे पर रुकता है। कैफे का मालिक काफी रूखा सा लगता है। खाना ऑर्डर करते समय सुजैन उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है क्या उसके बच्चे हैं। वो आदमी गुस्से में जवाब देता है वे मर गए। इस बीच सैम और जेसी कैफे में घूमते हैं और एक बड़ी समुद्री चिड़िया को देखते हैं जिसका सिर बेरहमी से कटा हुआ है। वे उसकी फोटो खींच लेते हैं। जब स्मिथ परिवार स्वाल्टा जाने वाली बोट के बारे में पूछता है तो कैफे का मालिक चौंक कर अपने हाथ से प्लेट गिरा देता है। वो बताता है कि कारंटन के दौरान वहां जाना मना है। वो ये भी बताता है कि आइलैंड पर कोई होटल नहीं है, लेकिन रिचर्ड उसे एक किराए का घर दिखाता है जो उन्होंने मैट लार्सन नाम के एक आदमी से बुक किया है। मालिक उन्हें जोर देकर कहता है कि वे वहां न जाएं, क्योंकि आइलैंड के लोग बाहर वालों को पसंद नहीं करते और उन्हें खा भी सकते हैं। लेकिन परिवार को लगता है कि ये आदमी मजाक कर रहा है, क्योंकि वे इतनी दूर आए हैं और कारंटन को देखना चाहते हैं। तभी उन्हें दूर से बोट आने की आवाज सुनाई देती है और वे कैफे से निकल जाते हैं। रूखा सा मालिक फिर से रिचर्ड को आइलैंड पर न जाने की चेतावनी देता है, लेकिन रिचर्ड को कोई परवाह नहीं होती। परिवार बोट की तरफ बढ़ता है और स्वाल्टा के लिए 4 टिकट मांगता है, लेकिन टिकट देने वाली औरत भी उनकी मंजिल का नाम सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। यहीं पर रिचर्ड को याद आता है कि वो अपना पर्स कैफे में भूल आया है और वो उसे लेने वापस जाता है। कुछ ही देर में वो पर्स लेकर वापस आता है और पूरा परिवार खुशी खुशी बोट में चढ़ जाता है। लेकिन वे अजीब महसूस करते हैं जब वहाँ के लोग उन्हें अजीब और डरावनी नजरों से घूरते हैं। एक गंजा शैतान सा दिखने वाला आदमी सुजैन को पीने के लिए कुछ देता है। रिचर्ड बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे गालियां देने लगता है। कुछ देर बाद परिवार स्वाल्टा आइलैंड पर पहुंचता है, लेकिन वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरा गांव उन्हें लेने के लिए समुद्र किनारे इकट्ठा होते हैं। आइलैंड वाले काफी नाराज लगते हैं और उनकी मुखिया क्लारा उनसे पूछती है वे कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। परिवार बताता है कि वे छुट्टियां मनाने आए हैं और कारंटन का नाटक देखने आए हैं। एक छोटा लड़का इंगमार कहता है उनका यहाँ स्वागत नहीं है और उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन परिवार मना कर देता है। सुजैन तो यहाँ तक बता देती है कि उनका इस आइलैंड से एक रिश्ता है, क्योंकि उसके पूर्वज उन बहादुर अफसरों में से थे जिन्हें 200 साल पहले आइलैंड वालों ने मार डाला था। ये सुनकर क्लारा गुस्सा हो जाती है और सुजैन को जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक आदमी बीच में आता है जो उनके बुक किए गए घर का मालिक मैट लार्सन निकलता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि उसने विदेशियों को घर किराए पर दिया है तो वे बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन मैट बताता है कि ये घर उसकी माँ का है और उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बहस के बाद क्लारा नाराजगी से उन विदेशियों को रुकने की इजाजत दे देती है, लेकिन उन्हें चेतावनी देती है कि वे ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। इसके बाद मैट परिवार को उनके किराए के घर तक ले जाता है और वो जेसी में दिलचस्पी दिखाता है। वो अजीब आदमी बताता है कि ये उसकी माँ का घर था और 10 साल पहले इसी कुर्सी पर उसकी माँ का सिर काट दिया गया था, जिस पर रिचर्ड अब बैठा है। ये सुनकर परिवार थोड़ा हैरान हो जाता है। मैट के जाने के बाद बहुत आराम से रहने वाला ये परिवार अपना सामान निकालने लगता है और जेसी आराम करने के लिए नहाने जाती है, लेकिन इसी दौरान उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे दीवार पर लगे शीशे के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है। उसी रात पास के शोर शराबे से परिवार की नींद खुल जाती है। रिचर्ड और सुजैन बाहर जाते हैं और देखते हैं कि आइलैंड के लोग मशालों के साथ इकट्ठा हैं। सुजैन परेशान होकर उनसे तंग न करने की गुजारिश करती है, क्योंकि उसके बच्चे अंदर सो रहे हैं। लेकिन एक आदमी उनके दरवाजे पर एक मरे हुए रैकून का शरीर फेंक देता है और फिर सब चले जाते हैं। ये देखकर पति पत्नी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी है। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि मुखिया क्लारा इस जोड़े पर नजर रख रही है। अगली सुबह कारंटन से एक दिन पहले जेसी अपने पिता को बताती है कि उसे लगता है कि कोई घर में उस पर नजर रख रहा है। डरी हुई लड़की ने नहाते समय एक बड़े शीशे के पीछे से आवाजें सुनी थी। उन्हें पता नहीं होता, लेकिन कोई एक ऐसे कमरे से उन पर नजर रख रहा है जहां सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाले मॉनिटर लगे हैं। कुछ देर बाद रिचर्ड मैट के घर जाता है और उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताता है। वो उसे मरा हुआ रैकून भी देता है जो आइलैंड वालों ने उन पर फेंका था। रिचर्ड अपनी निराशा जाहिर करता है, ये कहते हुए कि मैट के वादों के बावजूद उन्हें यहाँ आने के बाद से सिर्फ खतरा और बेइज्जती ही महसूस हुई है। वो इस जगह के बारे में एक खराब रिव्यू लिखने वाला है। मैट चिंतित हो जाता है, इसलिए वो वादा करता है कि वो गांव वालों से बात करेगा। दोपहर में स्मिथ परिवार आइलैंड घूमने जाता है
और कुछ फोटो खींचता है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक और सीन में हम देखते हैं कि समुद्री तट पर रहने वाले कैफे मालिक और उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस बीच रिचर्ड और सुजैन देखते हैं कि नावें 4 खाली ताबूत लेकर आइलैंड पर आ रही हैं, जिससे वे उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद जासूस फोर्सबर्ग आइलैंड पर आता है और वहाँ एक अटेंडेंट से बात करता है। वो उसे कैफे मालिक की मौत के बारे में बताता है और उसे शक है कि इसमें जोहान नाम के एक आदमी का हाथ हो सकता है। पता चलता है कि जोहान वही गंजा आदमी है जो बोट में मिला था और वो एक खतरनाक मुजरिम है जो अभी अभी जेल से छूटा है। अफसर को लगता है कि वो और हत्याएं करने के लिए निकला है, इसलिए गांव वालों को चेतावनी दी जानी चाहिए। दूसरी जगह हम सुजैन और रिचर्ड को रोमांस करते देखते हैं, लेकिन कोई अजीब आदमी उन्हें कैमरे से देख रहा होता है। दूसरी तरफ आइलैंड के लोग क्वारंटाइन के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तभी जासूस फोर्सबर्ग उन्हें रोक देता है। वो जोहान के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो वोदका खरीदने के लिए आइलैंड से चला गया है। क्लारा तब फोर्सबर्ग से कहती है कि वो यहाँ न आए क्योंकि यहाँ बाहर का कानून नहीं चलता और क्वारंटाइन ही यहाँ का न्याय है। लेकिन जासूस उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे अपना सिर अपने शरीर पर सलामत रखना है तो वो सावधान रहे। जब फोर्सबर्ग बाद में निकलता है तो हम देखते हैं कि जोहान उसे दूर से देख रहा है। इस बीच सैम और जेसी लोकल कैफे में जाते हैं जहाँ का मालिक इंगमार निकलता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन भाई बहन डरे हुए नहीं लगते हैं और बताते हैं कि वे सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उनके माता पिता एक बेवकूफी भरा नाटक देखना चाहते थे। जब गांव वालों में से एक सैम को छूता है तो वो जल्दी से उसकी आंखों में रेत फेंक देता है। फिर दोनों भाई बहन कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अजीब से मुखौटे पहने हुए हैं और वे कई ताबूत ले जा रहे हैं जिन पर इंग्लिश झूठा लिखा है। यह देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। कहीं और हम एक अजीब से मैट को बिस्तर पर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने हुए देखते हैं, लेकिन जब भाई बहन घर आते हैं तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जेसी को जल्दी ही पता चलता है कि उसका बिस्तर सिकुड़ा हुआ है और उसकी अंडरवियर भी गायब है। लड़की तब अपने कमरे के अंदर एक शीशे के पास जाती है और उस पर एक दिल बनाती है। और फिर दूसरी तरफ इस बीच हम क्लारा को गांव वालों के साथ क्वारंटाइन की तैयारियों पर चर्चा करते देखते हैं। वो दावा करती है कि ये नाटक डायरेक्ट करने का उनका आखिरी साल है और वो इसे यादगार बनाना चाहती है। पता चलता है कि क्वारंटाइन के दौरान उनके पूर्वज बाहर वालों को लाकर और उनके बलि चढ़ाकर मरे हुए लोगों का सम्मान करते थे। हालांकि नई पीढ़ी को ये खून खराबा पसंद नहीं है, इसलिए पिछले 30 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्लारा फिर ऐलान करती है कि अब जब मौका मिल गया है तो उन्हें अपनी परंपरा का सम्मान करने के लिए इन अंग्रेजों को मारकर खाना चाहिए। ये सुनकर लोकल लोग डर जाते हैं और इंगमार विरोध करता है, ये कहते हुए कि उसे लगा था कि वे सिर्फ बाहर वालों को डरा रहे हैं। क्लारा का बेटा स्वेन भी उसके खिलाफ है, लेकिन वो जोर देती है कि उन्हें वही करना होगा जो वो उन्हें करने के लिए कहती है। शाम को क्लारा मैट के पास जाकर उसे अपनी बुरी योजना के बारे में समझाती है। वो हत्या में शामिल होने से हिचकिचाता है तो क्लारा अचानक कबूल करती है कि वो उसकी शैतानी हरकतों से वाकिफ है और वो कैसे बाहर वालों को अपने आइलैंड पर लाकर नियम तोड़ता है। हालांकि वे हमेशा से उसे अनदेखा करते आए हैं क्योंकि वो उनका अपना आदमी है। क्लारा दावा करती है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो गांव वालों के इस अच्छे बर्ताव का बदला चुकाए, इसलिए मैट के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन आखिरकार क्वारंटाइन का दिन है और एक नकाबपोश आदमी ड्रम बजाकर समारोह शुरू करता है जबकि लोकल लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरी तरफ मैट स्मिथ परिवार के पास जाता है और उनके लिए कुकीज लेकर आता है। वो बताता है कि उसने गांव वालों से बात की है और उन्होंने उन्हें नाटक देखने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब स्मिथ परिवार बताता है कि वे समुद्र किनारे तैरने जा रहे हैं और नाटक में दिलचस्पी नहीं रखते। वे कहते हैं कि वे 8 घंटे तक नहीं बैठ सकते और इसके बजाय क्लाइमैक्स यानी कि नाटक के आखिरी में आएंगे, जिससे मैट निराश हो जाता है। दूसरी जगह नाटक आखिरकार शुरू होता है जो 200 साल पहले की घटनाओं को बताता है। जब आइलैंड में बाहर की दुनिया में महामारी फैलने की खबर आई थी तो आइलैंड के मुखिया के पास तब खुद को बचाने के लिए आइलैंड को बंद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों पर भरोसा किया कि वे उन्हें बताएंगे कि बीमारी कब खत्म हुई, लेकिन महामारी काफी समय तक चलती रही। नतीजतन लोग भूख से मरने लगे और आखिरकार एक दूसरे को खाने लगे। इस बीच स्मिथ परिवार तैरने के बाद घर लौटता है। वे मैट द्वारा छोड़ी गई कुकीज की प्लेट देखते हैं और उत्सुकता से खाने लगते हैं। दुर्भाग्य से कुकीज में नशा होता है और वे तुरंत बेहोश हो जाते हैं, जबकि मैट संतुष्टि से उन्हें देखता रहता है। क्वारंटाइन में वापस आते हैं। नाटक बताता है कि आइलैंड वालों को आखिरकार एहसास हुआ कि अंग्रेज उन्हें धोखा दे रहे थे और असल में कोई बीमारी नहीं थी। इससे गांव वाले नाराज हो गए जिन्होंने अपने परिवार को अकाल के कारण खो दिया था। इसलिए वे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक और सीन में हम मैट को जेसी के अंडरगारमेंट्स पहने हुए और उस पर हमला करने की तैयारी करते देखते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ पर पता चलता है कि स्मिथ परिवार ने नशीली कुकीज खाई ही नहीं थी और वे उसे बार बार चाकू मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता। हमें ये भी पता चलता है कि कैफे मालिक को रिचर्ड ने मारा था जब वो अपना पर्स लेने वापस गया था। इसके अलावा कैफे में समुद्री चिड़िया का सिर जेसी और सैम ने काटा था। पता चलता है कि स्मिथ कोई साधारण परिवार नहीं है बल्कि सीरियल किलर का एक ग्रुप है जो अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए अलग थलग जगहों में घुस जाता है। इसके बाद स्मिथ परिवार और हथियार लेता है और पूरे आइलैंड में लोगों पर हमला करके बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। क्लारा और उसका ग्रुप इसे दूर से देखता है
लेकिन उन्हें हमलावरों की पहचान के बारे में पता नहीं होता। हालांकि बूढ़ी औरत अभी भी कारंटन को पूरा करने पर अड़ी है, क्योंकि ये उसका आखिरी कारंटन है। इस बीच दूसरे गांव वाले घबराहट में इधर उधर भागते हैं और सोचते हैं कि जोहान इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जेसी और सैम समुद्र के किनारे पर जाते हैं और वहाँ तैनात गार्ड के पास जाते हैं। वे डरे हुए पीड़ितों का नाटक करते हैं और जब चिंतित औरत उन्हें गले लगाती है तो भाई बहन उसे मार डालते हैं। इसके बाद वे उसके शरीर के साथ अपनी एक फोटो भी खींचते हैं। कुछ देर बाद स्वेन समुद्र किनारे आता है और मरी हुई गार्ड को देखकर डर जाता है। वो जल्दी से एक फ्लेयर गन उठाता है और उसे आसमान में चलाता है, जो रात को लाल रोशनी से रोशन कर देती है। फ्लेयर देखकर रिचर्ड और सुजैन को एहसास होता है कि पुलिस जल्द ही आने वाली है, लेकिन वे बेपरवाह होकर आराम से गाना गाने लगते हैं। इस बीच बचे हुए लोकल लोग क्लारा और स्वेन समेत हमलावरों से बचने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में छिप जाते हैं। स्मिथ उस झोपड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। रिचर्ड तब लकड़ी के दरवाजे में से चाकू मारता है और क्लारा को घायल कर देता है, लेकिन अभी भी बूढ़ी औरत को ये नहीं पता कि हमलावर कौन है। एक जगह रिचर्ड को स्वेन भी चाकू मारता है, लेकिन इस बेरहम घाव के बावजूद वो ठीक लगता है। परिवार आखिरकार झोपड़ी में घुस जाता है, लेकिन क्लारा और स्वेन इस समय तक भागने में कामयाब हो चुके होते हैं और दूसरों को इन पागलों से निपटने के लिए छोड़ जाते हैं। स्मिथ परिवार बिना दया के आइलैंड के लोगों को मारते रहते हैं, जिसमें छोटा लड़का इंगमार भी शामिल है। दूसरी जगह जासूस फोर्सबर्ग को आइलैंड पर हुई हत्याओं के बारे में फोन आता है। दूसरा अफसर उसे बताता है कि जोहान को आइलैंड पर देखा गया है और उसे हत्याओं के पीछे का शक है। लगभग सभी को मारने के बाद स्मिथ परिवार लाशों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं। रिचर्ड और सुजैन चर्चा करते हैं कि जले हुए इंसानी शरीर की गंध उन्हें उनके हनीमून की याद दिलाती है। इसी दौरान सैम अपने पिता के साथ बिना किसी वजह के फिर से बहस करता है और ये उसके पिता को इतना गुस्सा दिलाता है कि वो हैरान करने वाली बात करते हुए सैम की गर्दन में चाकू मारकर उसे मार डालते हैं। सुजैन और जेसी आराम से रिचर्ड से पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि सैम पूरे सफर में उसे तेवर दिखा रहा था। हमें ये जानकर हैरानी होती है कि जेसी कहती है कि अब उसे अपने भाई के रूप में पेश करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा, जिससे पता चलता है कि सैम कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक भाड़े का हत्यारा था। दूसरी तरफ स्वेन अपनी माँ से आइलैंड से भाग जाने की गुजारिश करता है, लेकिन वो अपने आखिरी कारंटन के रूप में रस्म पूरी करने पर जोर देती है। ये उसे उसकी मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ता और वो अपने घर से अपनी बंदूक लेने चला जाता है। इस बीच स्मिथ परिवार मैट के घर पहुंचता है और सीसीटीवी कैमरों से भरा एक कमरा ढूंढता है। वे इस बात से घिन खाते हैं कि वो उन पर नजर रख रहा था। वे अपने घर तक जाने वाला एक गुप्त दरवाजा भी ढूंढते हैं और रिचर्ड उस रास्ते से जाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद जेसी सामने के दरवाजे से घर में घुसती है, लेकिन स्वेन तुरंत उसे गोली मार देता है। घायल होने के बावजूद वह पीड़ित होने का नाटक करती है और स्वेन और क्लारा को बताती है कि मैट लार्सन पागल हो गया था और उसने उसके भाई और पिता को मार डाला। जेसी दावा करती है कि मैट अभी भी घर में हो सकता है, इसलिए स्वेन अपनी बंदूक लेता है और उसे खोजने के लिए ऊपर जाता है। इस बीच क्लारा जेसी पर शक करती रहती है, लेकिन जेसी का कमजोर और मासूम व्यवहार आखिरकार उसे यकीन दिला देता है। कुछ ही देर बाद सुजैन दरवाजे से अंदर आती है और माँ बेटी एक नाटकीय सीन करती है। दूसरी तरफ स्वेन घर में घूम रहा है और जेसी के कमरे में घुसता है और यहीं पर उसे मैट का कटा फटा शरीर मिलता है। उसे एहसास होता है कि जेसी उससे झूठ बोल रही थी। वो फिर आगे बढ़ता है और दूसरे कमरे में रिचर्ड को लेटा हुआ पाता है, लेकिन फिर रिचर्ड अचानक उसकी गर्दन काट देता है और बेचारा आदमी मरने से पहले रिचर्ड का हाथ उड़ा देता है। इसके बाद रिचर्ड अपने कटे हुए हाथ के साथ नीचे जाता है। परिवार आखिरकार नाटक करना बंद कर देता है और खुलासा करता है कि वही इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। इस खुलासे से क्लारा गुस्सा हो जाती है और वो अंग्रेजों पर धोखेबाज होने का आरोप लगाती है, ये कहते हुए कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वो एक चाकू भी पकड़े हुए है, लेकिन जासूस फोर्सबर्ग द्वारा अप्रत्याशित रूप से उसके सिर में गोली मार दी जाती है, जिसे गलती से लगा था कि क्लारा मासूम पर्यटकों पर हमला कर रही थी। पीड़ित होने का नाटक करते हुए स्मिथ परिवार को इस आइलैंड को छोड़ने के लिए समुद्र के किनारे तक ले जाया जाता है। जोहान, जिसे पता नहीं है कि क्या हुआ है, पास की नाव पर अपनी नींद से जागता है। पुलिस को लगता है कि वो इस कत्लेआम के पीछे है और उसे देखते ही गोली मारकर ढेर कर देती है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, रिचर्ड कहता है जो परिवार एक साथ कत्ल करता है वो एक साथ रहता है।